खेल के मैदान से खबर है, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 21 रन से शिकस्त दे दी है। टी20 का दूसरा मैच हैमिल्टन में खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 21 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला हैमिल्टन में खेला गया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए और पाकिस्तान को 195 रन का हदफ दिया। बैटिंग लाइन की बात की जाए न्यूजीलैंड की तो फिन एलन 74, केन विलियमसन 26, डेविड कॉनवे 20 रन बना सके। और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की बात की जाए तो हारिस रऊफ ने 1 ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अब्बास अफरीदी ने 2 आउट किए। शाहीन शाह अफरीदी किसी खिलाड़ी को आउट नहीं कर सके। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की बात करें तो साइम अयूब 1, मोहम्मद रिजवान 7, बाबर आजम 66, फखर जमान 50 रन बना सके और 5 छक्के भी लगाए। आजम खान 2 रन बना सके और शाहीन शाह अफरीदी 22 रन ही बना सके। एडम मिलने ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बेन सीयर्स 2 और ईसूडी 2 रन ही बना सके। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट आपको अपडेट करें, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बार फिर जो है पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ गलती हुई है पाकिस्तान से? ये मैच तो हम शायद आसानी जीत सकते थे। देखिए, इसमें हमारी ऑप्शन पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। एक रीजनेबल टोटल जो कंसीडरिंग के बाउंड्रीज इतनी बड़ी नहीं थी, पाकिस्तान को अचेज करना चाहिए था। लेकिन हमेशा मैं बात करता हूं कि आपके पास मैच विनर प्लेयर होने चाहिए, और मैच विनर अगर हम बैटिंग लाइनअप को देखें तो सिर्फ हमारे पास फखर जमान है। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम जो हमारे सबसे नंबर 1 बैटर है, तीनों फॉर्मेट में हम उनको सबसे ऊपर रेट करते हैं, बट उनसे मैच विनिंग जो इनिंग्स की हम बात करते हैं वो काफ़ी अरसे से ड्यू है, वो नहीं आ रही। और आज भी हमने देखा कि उन्होंने 66 रन तो बनाए, जब मैच फिनिश करने की बारी थी तो अपनी विकेट उन्होंने थ्रो कर दी। तो ये सबसे बड़ा एक लम्हा फिक्री है। और बॉलिंग के अंदर भी मेरा ख्याल है कि अभी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट पाकिस्तान को चाहिए। रिसेंट पास में हम पाकिस्तान की कंटिन्यूसली डिबैकल देख रहे हैं बॉलिंग के अंदर, कि हमारे बॉलर जो है वो गुड लेंथ एरिया पे बॉल नहीं करते। अगर आप कंपैरिजन करें न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप का, तो बड़ा क्लियर आपको नजर आएगा कि किस लेंथ पे उन्होंने बॉल की और हमारे बॉलर ने किस लेंथ पे बॉलिंग की। तो ये टी20 फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि आपके पास मार्जिन बहुत कम होता है और आपने उसको यूटिलाइज करना होता है कि आप किस तरह मैक्सिमम रन को सेव कर सकते हैं। बट इतनी ज्यादा टी20 क्रिकेट खेलने के बावजूद भी हमारे प्लेयर जो है उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। ये काफी सैड और अनफॉर्चुनेट है। बट अगेन ये आज हमें मैच जीतना चाहिए था। हम ऑलमोस्ट 8-9 ओवर के अंदर 100 के करीब पहुंच चुके थे 2 आउट से। बट जिस तरह मैंने कहा, हैविंग सेड दैट, कि फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है जो आपके पास मैच विनर है। उसके अलावा जितने भी हमारे प्लेयर हैं वो मैच को फिनिश नहीं कर पाते। ये एक काफी अच्छा इरफान, आपने मैच विनर प्लेयर की अभी बात की है। फखर जमान के अलावा अगर आप सिलेक्ट करें, अगर आपके नज़र में हो, तो इनके अलावा कौन है मैच विनर प्लेयर जिसको आना चाहिए, टी20 में कारकर्दगी दिखानी चाहिए, पीसीबी को सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए, जब आपके सीनियर परफॉर्म नहीं करते तो फिर आपने यंगस्टर को जब सेलेक्ट कर लिया है, आपने मोहम्मद हफीज ने भी कहा, वहाब रियाज ने भी कहा कि जी हमने डोमेस्टिक के लड़कों को वैल्यू दी है, तो आपने साहबजादा फरहान को सिलेक्ट किया हुआ है, आपको उसके साथ जाना चाहिए। और मुझे ये समझ नहीं आती, लॉजिक समझ नहीं आ रही कि 2 आप विकेट कीपर के साथ कैसे जा सकते हो पाकिस्तानी टीम में। आप आजम खान की फिटनेस का लेवल देखें, वो ठीक है टी20 में डोमेस्टिक लेवल पे पीएसएल में लीग के अंदर रन करता है, बट इंटरनेशनल लेवल इंटायरली डिफरेंट है। वो आपको इस तरह एक्सपोज कर देते हैं और वो क्लियर एक्सपोज हो रहा है। उसकी स्किल लेवल देख लें, उसकी शॉट सिलेक्शन देख लें, उसकी कीपिंग के अंदर लैप्सेस देख लें कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता। तो उससे भी पहले आपका क्राइटेरिया फिटनेस है, तो आपने तो फिर सारे बार को कैंसिल करके एक बंदे को इंडक्ट कर दिया ना, कि वो आपके क्राइटेरिया किधर गए, आपके यो टेस्ट किधर गए, आपके वो तमाम रिक्वायरमेंट किधर गई। तो ये एक पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ मजाक किया जा रहा है। फिर आपका टी20 का सबसे लीथल बॉलर जो प्रूवन है वो जमान खान है। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा, वो उसकी टीम में जगह बनती है। फिर उसामा मीर को हमने वर्ल्ड कप में देख लिया था कि उसकी एबिलिटी कितनी है, वो से एक लेंथ पे बॉल ही नहीं होती। इरफान, ये तो फिर सिलेक्शन कमेटी पर जो है वो सवालिया निशान है कि क्यों नहीं वो सिलेक्ट किया जाता, जितने भी प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं। चले 17 लड़के सेलेक्ट कर लिए, आप एटलीस्ट प्लेइंग 11 तो ठीक सेलेक्ट कर सकते हैं ना। मेरा ख्याल है कि आपने जिस तरह क्वेश्चन पहले पूछा कि आपके प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए थी, इस टीम में आपका साहबजादा फरहान आता था, जमान खान मस्ट आता था, और आपको इफ्तिखार के बारे में भी आप सोचना पड़ेगा। आपने 2-2.5 साल से उस बंदे के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करके देख लिया है, उसने भी आपको कोई मैच नहीं कभी जिताया। तो अब आप देखेंगे जी, वो उसकी एवरेज बड़ी अच्छी है, उसके रन बड़े अच्छे हैं। मेरी नज़र में 40-50 अपनी ज़ात के लिए करने से बेहतर है वो 30-35 जिससे टीम जीते। तो आपने मैच विनर प्रोड्यूस करने हैं, ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा अब।
हार तो आपने देख ली है, वर्ल्ड कप में भी हम हारे, एशिया कप में भी हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी गई और अभी भी हारे हैं। तो एटलीस्ट आपने लड़कों को ट्रेन करें, उनका माइंडसेट तो क्लियर करें। अगर आपको जैसे साइम अयूब है, रन नहीं हुए उस लड़के से, लेकिन उसको पहले मैच में आपको एक इंटेंट नजर आई कि उसके अंदर एनर्जी नजर आई, ठीक है, तो आपको ऐसे बच्चों को अब इन्वेस्ट करना है जिससे आपको टीम को लेके चल सके, जो टीम को जिता सके। अब ऐसे माइंड्स के साथ चलने का कोई फायदा नहीं है जो 4-4, 5-5 साल से खेल रहे हैं और अपनी टीम को कोई मैच या कोई इवेंट नहीं जिता पाते। तो ये आपको माइंडसेट अब चेंज करने की जरूरत है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ दुनिया में, वो ऑस्ट्रेलिया की है, या समहाउ पिछले रिसेंट पास में आप इंग्लैंड भी इरफान, आप हमारे साथ ही रहेगा। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बात कर रहे हैं मैच के बाद। And the boys at the top set it up was very pleasing, but I think Pakistan pulled it back nicely, and the two innings were quite similar in a way. And Adam Milne, yourself, and Ben Sears, brilliant with the ball. Yeah, Milne was outstanding. I think Searsy, a young guy, he's shown a lot of character at this level, and I think Ish Sodhi shouldn't be overlooked in his efforts. 20 off his first over and to come back and get two vital wickets for us, and his last three was massive as well. Not to mention his fielding efforts as well. He's pretty sensational in the field. Yeah, he's taken a couple of good catches in the first two games. जब नाज़रीन को बताते चले, साबिक क्रिकेटर रमीज़ राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पहले मैच और दूसरे मैच में भी जो पाकिस्तान की काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस रही, बाबर आजम की जो बैटिंग थी वो भी इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही, अनलेस उन्होंने 50 रन से भी ज़्यादा स्कोर किया। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ गलती पाकिस्तान से हुई है, क्या चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत सारे टेयर्स के ऊपर दुरुस्तगी चाहिए है। नए बॉल पे विकेट्स नहीं मिलती हैं। आपके जो स्ट्राइकर्स हैं वो फुलझड़ी की तरह चलते हैं, थोड़े अरसे के लिए लास्ट करते हैं। बहुत लंबी टेल है, स्पिन डिपार्टमेंट खाली है, फील्डिंग आपकी नरम गरम है, इसलिए हम नंबर 1 आईसीसी रैंक टीम T20 से 5वें नंबर पे चले गए। अच्छा रमीज़, ये मुझे बताइएगा कि जैसे इरफान से भी अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि ज़मान खान को भी खिलाना चाहिए था, लीथल बॉलर हैं, इफ्तिखार का भी इन्होंने नाम लिया, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? ये खिला सकते थे, वही बात है कि दूसरे मैच में चेंज करनी थी या नहीं करनी थी, पता नहीं मैनेजमेंट का क्या माइंडसेट है, कप्तान का क्या माइंडसेट है। और फिर ये कि जमाल जो है एक कॉन्फिडेंट क्रिकेटर बन के उभरे हैं ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद। ये अलग बात है कि शायद T20 ये उनका फोटे नहीं है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है और अभी इसमें टाइम लगेगा। बट ओवरऑल गेम सेंस भी डेवलप करनी है ना। अगर बाबर आजम खेल रहे हैं, उनके साथ जो दूसरा आता है उसको किस तरह से स्ट्राइक रोटेट करनी है, किस तरह से चांस लेना है। ये नहीं हो सकता कि T20 में ऐसे ही होता है, जो सेट बैट्समैन है वो 60-70 तक ही जाते हैं, वो कुछ 125-150 नहीं करते हैं। सो बाकियों को अपना एक्ट पुल अप करना है ना। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक था डिसीजन? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग सूट है ना वो बॉलिंग है, और क्योंकि पहले मैच में इतनी मार पड़ गई तो दूसरे मैच में शायद ये बॉलिंग सेकंड कर सकते थे, इसलिए कि जो मैच जीतते हैं पाकिस्तान वो अपनी बॉलिंग के बलबूते पे जीतते हैं, बैटिंग के बलबूते पे बहुत कम हम मैचेस जीतते हैं। सबसे ज्यादा T20 में ऑपोजिशन को बॉल आउट करने वाली दुनिया की टीम पाकिस्तान है। सो एक रिकॉर्ड है इनके पास और उसको बैक करे। असल में प्रॉब्लम यही हो रही है कि नए बॉल पे विकेट्स नहीं मिल रही हैं, जिससे कि वो प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा। तो आगे आने वाले मैचेस में क्या चेंजिंग्स पाकिस्तान को करनी चाहिए फिर? देखिए, अभी चेंजेस तो ये बैठ के देखेंगे किसको क्या करना है। मेरे ख्याल से इन्हीं से जो उनके पास स्क्वाड है एक आधी चेंज कर सकते हैं, बट वही बात है कि कोई ऐसी ड्रामा क्रिएट नहीं होने वाला है, क्योंकि चेंज भी जो करेंगे बेंच स्ट्रेंथ में वो भी कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो कि एक जिसमें कोई वाव फैक्टर होगा। जी, तो आज का जैसे आप मैच देख रहे थे कि फ़खर जमान और बाबर आजम के भी जो निफ सेंचुरी उन्होंने बनाई है वो भी पाकिस्तान के काम नहीं आ सकी, तो यानी कि सारा जो दारोमदार है इन दोनों पे तो ना डाला जाए, बाकी प्लेयर्स को भी परफॉर्म करना चाहिए। देखिए, करना तो चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। और इसकी बड़ी वजह यही है कि अभी चीज़ें अनसेटल्ड हैं, अनसर्टनिटी है, बैटिंग पोजीशंस, नया कॉम्बिनेशन ट्राई हो रहा है। असल में जो नए प्लेयर्स हैं उनको अपना रोल निभाना है, जैसे अब्बास निभा रहे हैं बॉल के साथ। बहुत ही अच्छी फाइंड है अभी तक इस 2 मैच की सीरीज में। इसी तरह से साइम अयूब को ये हिट एंड मिस के ऊपर, या जो आपके कीपर हैं
उनको हिट एंड मिस के थ्रू जो है ना वो नहीं अब क्रिकेट सीखनी है। अब आपको सीधा सीधा मौका मिलता है, आप उसको जाने ना दें। ये नहीं होना चाहिए कि एक मैच में चलेंगे या पोटेंशियल के बेस के ऊपर आप खेलते जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को ये भी डिसाइड करना है ना कि क्या स्ट्राइक रेट के ऊपर T20 की टीम बननी है या कि सॉलिड एफर्ट जो कि पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन से लेके गया था उस तरह से बननी है। ऑस्ट्रेलिया से भी हम लोग सीरीज हार गए थे, अभी इनसे भी हारे हैं, तो चीज़ें कब सेटल्ड होंगी? जैसे अभी आपने कहा कि चीज़ें सेटल होने वाली हैं, तो कब चीज़ें सेटल्ड होंगी? ये आप और मैं बस दुआ ही कर सकते हैं, और मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, क्योंकि बुरे हालात हैं। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर ने भी हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह किया और साबिक क्रिकेटर रमीज़ राजा साहब ने भी हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।